अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले विभिन्न तरह के अवकाश की। इसके पहले मैं कुछ बातें और करना चाहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा रिलायबल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूं। बिहार विधानसभा की माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकारी सेवा में जाने के लिए नियोजित कर्मियों को उम्र सीमा में छूट मिलती है, वह नियोजित शिक्षकों के मामले में लागू नहीं होती है। आयु सीमा में छूट का न तो कोई प्रावधान है और न ही भविष्य में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षक एक अलग वर्ग के शिक्षक हैं। और इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री गिरिवर दयाल जी ने पत्रांक 819 दिनांक 16 अप्रैल 2021 के माध्यम से श्री वाई अरुण कुमार, जो उपायुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, उनको सूचित किया है कि 2020 के नियोजन नियमावली में नियोजित शब्दावली विलोपित किए जाने के बाद भी संबंधित कर्मी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो नियोजित हैं, ये भी अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालयों में हो, और केंद्रीय विद्यालयों के रेगुलेशन के मुताबिक उन्हीं कर्मियों के बच्चों को उसमें प्राथमिकता मिलती है जो सरकारी कर्मी हो, चाहे केंद्र सरकार के कर्मी हो या राज्य सरकार के कर्मी हो। लेकिन निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने स्पष्ट कर दिया कि नियोजित शिक्षक राज्य सरकार के कर्मी नहीं हैं। नियोजन शब्दावली जो विलोपित की गई, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था और कहा था कि हम कभी इनको नियोजित नहीं कहते, ये शिक्षक हैं, पूर्णकालिक शिक्षक हैं। लेकिन ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि नियोजित शब्दावली विलोपित होने से नियोजित शिक्षक के स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, वह निकाय कर्मी ही हैं। अब इसके बाद ये तय है कि हम नियोजित कर्मी, नियोजित शिक्षक जो हैं, वह केवल और केवल नियोजन नियमावली से ही गाइड होंगे। ये बात और है कि सरकार अपने कार्य कराने के लिए हर कार्य में नियोजित शिक्षकों का उपयोग करती है। उसके लिए पता नहीं कौन कौन से नियम हैं, जिसको मैं भी नहीं जानता, लेकिन काम तो करना पड़ता है। हाँ, नियोजन नियमावली में जो प्रावधान है, उसमें जो अवकाश हैं, ये अवकाश बढ़ाए गए हैं। 2006 में पहली नियोजन नियमावली बनी थी, फिर 8 में संशोधित हुई, फिर 12 में संशोधित हुई। तो सारे संशोधनों के संग आज जो अवकाश स्वीकृत है हमारे लिए, नियोजित शिक्षक के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला अवकाश है आकस्मिक अवकाश। प्रत्येक वर्ष 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश शिक्षक को देय होगा। एक साथ अधिकतम 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकेगा। विशेष अवकाश ये केवल महिला शिक्षिकाओं या लाइब्रेरियन या यदि महिला प्रधानाध्यापिका हैं तो उनके लिए है, और प्रत्येक महीने 2 दिनों का विशेष अवकाश उनको देय होगा। मातृत्व अवकाश अब 180 दिनों का कर दिया गया है। 2006 के नियमावली में मातृत्व अवकाश मात्र 90 दिनों का था, जो 2008 की नियोजन नियमावली में बढ़ाकर 135 दिन किया गया। और अब 2020 की शिक्षक नियोजन नियमावली में मातृत्व अवकाश 180 दिन कर दिया गया है। इसका लाभ पहले 2 संतानों के लिए ही मिलेगा, यानी तीसरी संतान के लिए इस अवकाश का प्रावधान नहीं है और केवल महिला शिक्षिकाओं के लिए ही ये मिलेगा। पितृत्व अवकाश अब 15 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। पहले पितृत्व अवकाश का प्रावधान नहीं था, अब पितृत्व अवकाश मात्र पहले 2 संतानों के लिए मिलेगा और 15 दिनों का मिलेगा। चिकित्सा अवकाश पहले भी था, 20 दिनों के लिए चिकित्सा अवकाश लिया जा सकता था। 2006 की नियमावली में तो नहीं था, लेकिन 2008 की नियमावली में चिकित्सा अवकाश का प्रावधान किया गया। 2020 की नियमावली में ये प्रोविज़न है कि अब 120 दिनों तक चिकित्सा अवकाश संचित किया जा सकेगा। 2012 की नियमावली में भी ये प्रोविज़न था कि 120 दिनों तक चिकित्सा अवकाश संचित किया जा सकेगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 90 दिनों के चिकित्सा अवकाश का उपभोग किया जा सकेगा। अर्जित अवकाश का प्रावधान किया गया है।
पहले के प्रावधान से एकदम नयापन है इसमें। पहले अर्जित अवकाश था ही नहीं, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष 11 दिनों का अर्जित अवकाश नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। प्रथम 2 वर्ष जो सेवा के हैं उसे प्रोबेशन पीरियड माना गया और नियोजन की तिथि से प्रथम 2 वर्षों में उन्हें अर्जित अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद हर साल 11 दिनों का अर्जित अवकाश उन्हें मिलेगा और ये अधिकतम 120 दिन तक संचित किया जा सकेगा। यानी 120 दिन से ज़्यादा का अर्जित अवकाश है तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अर्जित अवकाश वह अवकाश होता है जिसके लिए कर्मी को उसके रिटायरमेंट के बाद भुगतान किया जाता है और इस भुगतान के लिए जो भुगते राशि है, जो पेएबल अमाउंट है, वह उसके अंतिम पेमेंट के हिसाब से काउंट होगा। यानी आज के डेट में अगर 30,000 रुपये तनख्वाह है तो एक दिन का वेतन लगभग 1,000 रुपये हुआ और 120 दिनों का अगर जोड़ें तो 1,20,000 रुपये होता है। तो ये निर्भर करता है कि कर्मी कब रिटायर करता है और रिटायरमेंट के समय उसका मासिक वेतन कितना है, उसके हिसाब से जोड़ के अर्जित अवकाश की राशि दी जाएगी। एक और प्रावधान है अध्ययन अवकाश का। पहले भी था, लेकिन इस अध्ययन अवकाश में कुछ विशेष बातें हैं। अब तो विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है और इन दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा करने के बाद अधिकतम 3 वर्षों के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने का उद्देश्य भी बताया गया है। बेहतर सेवा का विकल्प मुहैया कराना, ज्ञान संवर्धन करना और उस अर्जित ज्ञान का उपयोग कक्षा संचालन में किया जाना। इसके लिए शर्तें भी निर्धारित हैं कि किनको मिलेगा अध्ययन अवकाश। तो वैसे शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्ष को ही अध्ययन अवकाश मिलेगा जो 3 वर्ष की अवधि की सेवा पूरी कर चुके हों, उनके विरुद्ध न तो कोई अनुशासनिक कार्रवाई हुई हो, न ही निलंबित हुए हों, उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी हो और आवेदन देने की तिथि तक उनका वेतन भुगतान हो चुका हो या वेतन भुगतान हेतु वो पात्र हों। इसके बाद अन्य जो शर्तें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। माध्यमिक शिक्षक जिस विषय में नियुक्त हैं उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी के लिए अध्ययन अवकाश ले सकेंगे और +2 टीचर जिस सब्जेक्ट में पोस्टेड हैं उसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं। हाई स्कूल के टीचर या +2 के टीचर शिक्षा एक सब्जेक्ट होता है, यानी एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो शिक्षा में करते हैं एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, तो जनरल सब्जेक्ट की तरह होता है और वो लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अन्य शर्तें जैसे नेट और पीएचडी क्वालिफाई कर जाएं तब। जबकि एमएड जो करते हैं वो ट्रेनिंग कॉलेजेस में व्याख्याता बन सकते हैं। एक प्रशैक्षणिक योग्यता है एमएड, जबकि स्नातकोत्तर शिक्षा में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन एजुकेशन एक शैक्षणिक योग्यता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। जो लाइब्रेरियन है ये एमलिब यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जा सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीएड के लिए अध्ययन अवकाश दे नहीं होगा। एक शर्त और है कि अध्ययन अवकाश के लिए जितने अवधि का अध्ययन अवकाश लिया गया है उतनी अवधि तक विद्यालय में सेवा देनी होगी। ये सेवा किसी भी हाल में 1 साल से कम नहीं होगी। यानी अगर 3 साल का अध्ययन अवकाश लिया गया है तो अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के बाद 3 साल तक विद्यालय में सेवा करनी होगी। उसके बाद ही अन्य सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। ये अवधि किसी भी हाल में 1 साल से कम नहीं होगी। यानी अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के बाद 1 साल से कम सेवा करने के बाद कोई भी कर्मी उच्च सेवा में जाने के योग्य नहीं माना जाएगा। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा की जाएगी और वे इस बात की जांच करेंगे कि संबंधित शिक्षक को अध्ययन अवकाश देने से विद्यालय के पठन पाठन में किसी तरह का व्यवधान न हो। एक और
अवकाश है असाधारण अवकाश। ये प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों के लिए लिया जा सकता है। असाधारण अवकाश में वेतन नहीं मिलेगा, यानी अवैतनिक होगा असाधारण अवकाश। हाँ, असाधारण अवकाश लेने पे सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। एक अच्छी बात इसमें ये है जो शिक्षक हित में है कि यदि शिक्षक 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहता है तब उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि 5 साल से कम अवधि तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। यानी सेवा की दशा में यहाँ पे एक बहुत अच्छा संबल मिला है नियोजित शिक्षकों को। 5 वर्ष से अधिक अनुपस्थित रहने पे सेवा समाप्त तो होगी, लेकिन एक स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा और स्पष्टीकरण यदि संतोषजनक हुआ तो संभव है कि सेवा कंटिन्यू रहे। आकस्मिक अवकाशों की स्वीकृति के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो अवकाश हैं, कुल 8 तरह के अवकाश, इसमें 2 अवकाश आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा ही स्वीकृत किए जा सकेंगे, जबकि शेष अवकाश जो हैं, इन अवकाशों की स्वीकृति प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के अनुशंसा पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव जो हैं उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन सदस्य सचिव भी अध्यक्ष की सहमति के बाद ही अन्य अवकाशों को स्वीकृत करेंगे। या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश को छोड़कर बाकी अवकाशों को स्वीकृत कराना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। प्रधानाध्यापक की अनुशंसा लेना, नियोजन इकाई के सचिव द्वारा स्वीकृत कराना और नियोजन इकाई के अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। अगर प्रधानाध्यापक भी नियोजित शिक्षक हैं तो उनके आकस्मिक अवकाश या विशेष अवकाश महिला प्रधानाध्यापिका या लाइब्रेरियन होने की स्थिति में, तो इनके आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश की जो स्वीकृति है वह विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। और जितने प्रकार के अवकाश हैं, इन अवकाशों का लेखा भी संधारित किया जाना है, यानी रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किसने किस कैलेंडर वर्ष में कितने प्रकार के अवकाशों का उपभोग किया है, जिसके आधार पर भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। अनुदेशक का पद जो है अंशकालिक होता है। इनको भी आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश दे होगा। अवकाश स्वीकृत करने की प्रक्रिया वही होगी जो शिक्षकों के लिए निर्धारित है। तो कुल 8 तरह के अवकाश स्वीकृत हैं और नियोजित शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के अवकाशों के बारे में ये जानकारी काफ़ी फायदेमंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।